नमस्कार दोस्तों, घर परिवार कहानी में आपका स्वागत है। आ गई महारानी बड़ी पूजा पाठ में लगी हुई थी सुबह से। कितनी बार कहा है कि पहले मेरे लिए चाय बनाया कर, फिर और कोई काम किया कर। सास ने चिल्लाते हुए कहा। बहू थोड़ा डरते हुए, जी माँ जी, आज आप देर तक सोई थी तो मैंने सोचा जाकर पूजा ही कर लूँ। सास बोली, अच्छा, अब तो तू सोचने भी लगी है, और क्यों नहीं उठाया तूने मुझे? तू तो यही सोच रही होगी कि बुढ़िया सोती ही रह जाए, उठे ही नहीं। भगवान यही मांगती होगी। बुढ़िया सीधे से बोली, भगवान के लिए ऐसा ना कहे माँ जी, मैं क्या सोचूंगी ऐसा आपके लिए। आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। सास, हाँ हाँ, अब बातें तो कोई तुझसे बनाना सीखे। तेली राम के बाद तो तेरा ही नंबर आता है बातें बनाने में। बहू, माँ जी, मैं भी चाय लाती हूँ। वह सास की बात सुने बिना रसोई घर में चली गई। घर में रोज ही अक्सर ऐसी बातें होती रहती। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब गायत्री देवी अपनी बहू को कुछ खरी खोटी ना सुना दे। पर बहू भी ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि सब कुछ चुपचाप सुनती जाती थी और उतने ही प्रेम से सब काम करती जाती। वह सास की सेवा कुछ ज़्यादा ही प्रेम भाव से करती, पर उसकी की गई सेवा का कोई असर गायत्री देवी पर नहीं होता दिखाई दे रहा था। यह तो रोज की बातें थी जो गायत्री देवी अपनी बहू को सुनाया करती थी। पूरा घर उनकी इन बातों को सुनता रहता। ना कभी कोई बोलता और ना ही कभी कोई प्रतिक्रिया देता। सेठ घनश्याम लाल शहर के जाने माने रईस थे। उनकी उम्र 58 वर्ष थी। गायत्री देवी इन्हीं की धर्मपत्नी का नाम है। इनकी आयु 56 वर्ष थी। इनका एक सपुत्र भी है जिसका नाम राघव, उसकी उम्र 26 वर्ष है। एक सपुत्री जिसका नाम वैशाली, उसकी उम्र 21 वर्ष। सेठ घनश्याम लाल जी शहर के जाने माने रईस तो थे ही, साथ वे बड़े समाज सेवी भी है। शहर में जब भी कोई सामाजिक कार्य होता तो वह उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, इसलिए उनका शहर में बहुत सम्मान भी होता। कई बार राजनीतिक पार्टियों ने सेठ जी को नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए भी टिकट देना चाहा, पर हर बार वह बहुत ही विनम्रता पूर्वक मना कर देते। कारोबार उनका पुत्र राघव ही देखता। पिछले 2 सालों से उसे ही पूरा काम सौंप दिया है। कभी कभी ऑफिस चले जाते और राघव भी कारोबार के सिलसिले में उनसे सलाह मशवरा करता रहता। सेठ जी की पुत्री जो कि हिंदी साहित्य बीए फाइनल ईयर में है, सेठ जी उसके लिए अब सुयोग्य वर की खोज में थे। इंतजार था कि उनकी खोज पूरी हो और वह बेटी के हाथ पीले कर दे। घर में वैसे नौकर चाकर की कोई कमी नहीं, पर गायत्री देवी को तो बस उनकी बहू सुवर्णा से ही हर काम को कराने की आदत हो गई है। सुवर्णा अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती है, बस उनकी ही सेवा में लगी रहती है। वैशाली को यह देखकर बहुत बुरा लगता कि भाभी हमेशा माँ की सेवा में लगी रहती है, पर माँ तो कोई भी मौका नहीं छोड़ती भाभी को बातें सुनाने का। बस यही बात वैशाली को सबसे ज़्यादा बुरी लगती, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। माँ ने कसम जो दे रखी थी। वैशाली अपनी भाभी की हम उम्र थी, इसलिए भाभी उसकी अच्छी सहेली भी थी। वह भाभी से सभी प्रकार की बातें कर लिया करती। माँ के व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगती थी, पर हर बार सुवर्णा कहती, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह जैसी तुम्हारी माँ है वैसे ही मेरी भी माँ है। वह बड़ी है, यदि डांट भी दिया तो क्या हो गया। बड़े लोगों की डांट का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। सुवर्णा और राघव की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। सुवर्णा अपने पिता की इकलौती संतान थी। माँ तो जब सुवर्णा 10 साल की थी तभी बीमारी के कारण चल बसी थी। सुंदर सुशील, सभी गृह कार्यों में दक्ष, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी। पिता किसी दुकान में मुनीमी करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा खास तो नहीं थी, पर उनका भरण पोषण आराम से हो जाता था। सुवर्णा अपनी पढ़ाई का बोझ पिताजी पर नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वह मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जिससे उसकी फीस और उससे अपने खर्चे के लिए पैसे आराम से आ जाया करते थे। सुवर्णा ने पिछले ही साल अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और अब पोस्ट ग्रेजुएशन में अध्ययनरत थी। सुवर्णा ने परास्तक के लिए शहर के एक निजी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस का समारोह होने वाला था, जिसमें सुवर्णा ने गीत गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सेठ घनश्याम लाल जी को आमंत्रित किया गया था। उनके साथ उनकी पत्नी गायत्री देवी व उनकी बेटी वैशाली भी कार्यक्रम में गई थी। उन तीनों ने वहीं पर सुवर्णा को देखा था जब वह स्टेज पर अपना गीत प्रस्तुत कर रही थी। सुवर्णा ने जैसे ही लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ सत्यम शिवम सुंदरम गीत प्रारंभ किया, सभी श्रोतागण संत हो गए। सेठ जी ने तो उसकी मधुर आवाज में खो गए। गायन प्रतियोगिता में स्वर्ण ने प्रथम
स्थान प्राप्त किया था। जब से सेठ जी घर आए तब से ही बस स्वर्णा की तारीफ किए जा रहे थे। स्वर्णा ने कितना सुंदर गाया, जितना वह दिखने में सुंदर है वैसा ही मधुर उसकी आवाज़ है। गले में तो साक्षात माँ सरस्वती का वास है। गायत्री देवी ने मजाक में कह दिया कि इतनी पसंद है तो बहू बना लो उसे। वैसे भी राघव के लिए लड़की तो ढूंढ ही रहे हो आप। गायत्री देवी के मुंह से जैसे ही बात निकली सेठ जी ने सुनी तो अपनी जगह से उछल पड़े और बोले, कभी कभी तुम भी समझदारी वाली बात कर देती हो। तो गायत्री देवी कुछ नाराज हो गई। फिर सेठ जी हंसते हुए कहने लगे, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो नाराज ही हो गई। सेठ जी ने स्वर्णा के कॉलेज के प्रिंसिपल सर को फ़ोन लगाया। उनसे स्वर्णा का पूरा नाम और पता लिया। अपने मुनीम जी को बुलाया और स्वर्णा के घर परिवार के बारे में पता करने के लिए कहा। मुनीम जी बोले, सेठ जी पता क्या करना है मैं बता देता हूँ। वह तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। पत्नी का देहांत हुए लगभग 12 वर्ष हो गए हैं। तब से घर में दोनों बाप बेटी ही है केवल। वह सेठ किशोरी लाल जी के यहाँ लगभग 25 सालों से मुनीम है। किशोरी लाल जी उन्हें अपने घर का सदस्य ही मानते हैं। मुनीम जी ने आगे बताया कि स्वर्णा साक्षात देवी का रूप है। वह जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। फिर सेठ जी ने गायत्री देवी से अपने मन की बात कही कि वह स्वर्णा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वह खड़ी वैशाली ने जैसे ही सेठ जी की बात सुनी तो अपने पिताजी के गले लगते हुए कहा, पिताजी मैंने तो जब से उन्हें देखा था तब से बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि यही मेरी भाभी बने। गायत्री देवी ने कहा, वह सब ठीक है, लड़की मुझे भी पसंद है, पर हमारी और उनकी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में बहुत अंतर है। बिन माँ की लड़की है तो क्या वह निभा पाएगी? सेठ जी ने कहा, क्यों नहीं निभा पाएगी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। गायत्री देवी ने शर्त रखी कि राघव की शादी के बाद मैं कुछ भी करूं, कोई भी मुझसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करेगा और ना ही कोई मेरे किए हुए कार्य में आपत्ति प्रकट करेगा। आप तीनों को मेरी कसम खानी होगी। यदि किसी ने भी मेरी कसम तोड़ी तो उसी वक्त स्वर्णा को इस घर से जाना होगा। सेठ जी और वैशाली ने केवल स्वर्णा को इस घर में बहू के रूप में देखना चाहते थे। दोनों ने बिना सोचे समझे ही हाँ बोल दी, बिना भविष्य की चिंता किए। क्यों गायत्री देवी ने यह कसम और शर्त की बात रखी थी, पर सेठ जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो केवल इस बात की खुशी थी कि अब स्वर्णा जैसी सुशील लड़की उनके घर की बहू बनने जा रही है। राघव को जब इन सब बातों के बारे में पूछा तो उसने यह कह दिया कि पिताजी को लड़की पसंद है और उन्हें माँ की शर्त एवं कसम से कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे भी कोई समस्या नहीं है। मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। सेठ जी ने किशोरी लाल जी को फ़ोन किया और उन्हें अपने मुनीम जी को कल छुट्टी देने के लिए निवेदन किया। सेठ जी, हम कहाँ और आप कहाँ, आपकी और हमारी स्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति और स्वयं को भी बेच दूं तो भी आपके 10% भी ना पहुंचूंगा, तो यह संबंध कैसे संभव होगा। सेठ जी समझ गए कि गुप्ता जी दहेज की बात कर रहे हैं। आज के समाज में यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि बेटी के पिता को संसार की सभी समस्याएं एक और बेटी के दहेज की समस्या एक और। आज का समाज चाहे कितना ही आगे क्यों ना बढ़ गया हो, कितना ही मॉडर्न, कितना ही डिजिटल क्यों ना हो गया हो, पर यह दहेज रूपी राक्षस हमेशा अपना मुंह बाएं बेटी के पिता के सामने सदा ही खड़ा रहता है। कन्या भ्रूण हत्या इसी समस्या के कारण की जाती है कि जो पढ़े लिखे समाज में ज़्यादा होती है। जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं वही लोग फिर नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याओं को खोजते फिरते हैं। सेठ जी ने कहा, गुप्ता जी, कोई पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उससे और कुछ मांगना व्यर्थ होता है, क्योंकि वह अपने जीवन भर की पूंजी, अपना गर्व, अपना अभिमान, अपनी लाडली, अपने कलेजे के टुकड़े को लड़कों वालों को सौंप देता है। इस दान के आगे भौतिक सुख सुविधाओं वाली सभी वस्तुएं तो बहुत ही तुच्छ है। हमें केवल आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यह सब सुनते ही गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगे कि जब से स्वर्णा विवाह के योग्य हुई है तब से ही मुझे उसके विवाह की चिंता हर दिन सताती थी और मैं यह सोचता था कि हे भगवान, इस बिन माँ की बच्ची के लिए कौन सा घर सही होगा, क्योंकि मेरी हैसियत तो ज़्यादा नहीं है, तो क्या कोई अच्छा सा घर मेरी बेटी को मिलेगा। इसकी माँ के जाने के बाद मैंने ही इसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की है, पर माँ तो माँ होती है ना, माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। सेठ जी, आप जानते ही हैं कि आज समाज में दहेज के नाम पर कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही है। मेरा तो हृदय कांप जाता है जब ऐसी हृदय विदारक घटनाएं सुनता हूँ। सेठ जी, यदि हर लड़के का पिता आपके समान सोचने लगे
तो बेटियां अपने परिवार पर बोझ नहीं होंगी। हर परिवार उन्हें सिर का ताज मानने लगेगा। गुप्ता जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपकी बेटी इस घर से अपने दूसरे घर में जा रही है। अब आप बताएं कि आपको यह रिश्ता मंजूर है। गुप्ता जी ने कहा, सेठ जी, यदि नारायण स्वयं भी किसी के पास कुछ मांगने आए और यदि वह इतना सक्षम है कि वह नारायण की इच्छा पूरी कर सकता है तो वह क्यों मना करेगा। यह रिश्ता मुझे स्वीकार है। सेठ जी ने गुप्ता जी से कहा कि अब हमारी होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं तो किशोरी लाल जी की पत्नी स्वर्णा को ले आई। सेठ जी गायत्री देवी और विशाली तो उससे पहले ही देख चुके थे, पर आज स्वर्णा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में और भी सुंदर लग रही थी। आज पहली बार राघव ने उसे देखा था। वह तो उसे बिना पल के झपकाए हुए देखता ही जा रहा था। जब वैशाली ने उसे धीरे से कोहनी मारी तब वह पल के झपक कर दूसरी ओर देखने लगा था। रिश्ते को पक्का करने के लिए गायत्री देवी ने शगुन के तौर पर सोने के कंगन स्वर्णा के हाथ में पहनाए। स्वर्णा जैसे ही उनके पैरों को छूने के लिए झुकी, गायत्री देवी ने उसे गले से लगा लिया। फिर गुप्ता जी ने राघव को शगुन में सोने की चेन पहनाई। फिर सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सेठ जी ने पंडित जी को बुलाया और मुहूर्त के लिए पूछा तो पंडित जी ने 1 माह बाद का सुगुन मुहूर्त निकाला। 1 माह बाद स्वर्णा अपने नए घर में बहू बनकर आ गई। उसे यहाँ पिता समान ससुर, माँ समान सास और बहन समान ननद और बहुत ही समझदार दोस्त राघव मिल गया। राघव ने विवाह के बाद उससे कहा कि वह पति का रिश्ता बाद में निभाएगा, पहले वह स्वर्णा से दोस्ती करना चाहता है। स्वर्णा भी इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम पर थोपा नहीं जाता, उसे हम स्वयं चुनते हैं। जीवन में एक सच्चा दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है। सेठ जी ने विवाह के 2 दिन बाद स्वर्णा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखो बेटी, मुझसे एक वादा करो। यदि तुम्हारी सास तुम्हें कभी कुछ भी कहे उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दोगी और कभी भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे हमारे परिवार की मान मर्यादा को आघात पहुँचे। स्वर्णा बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वह जानती थी कि यदि बुजुर्ग कुछ बात कहते हैं या समझाते हैं तो उसमें अपना ही भला होता है, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा जीवन का अनुभव होता है। शिक्षा व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है पर अनुभव व्यक्ति को समझदार बनाता है। इसलिए उसने ससुर जी से कहा, पिताजी, आप मुझसे यह वादा भी ना ले तो मैं भी माँ जी का हमेशा सम्मान करूँगी। आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको वचन देती हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं माँ जी से कभी भी ऊंचे आवाज में बात नहीं करूँगी। सदा ही इस घर की मान मर्यादा को बनाए रखूँगी। आपके मान सम्मान में कभी भी मेरे कारण आँच नहीं आएगी। कुछ देर रुककर स्वर्ण ने कहा, पिताजी, बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। अब इतने सालों बाद मुझे भगवान ने माँ फिर से मिलाई है तो उन्हें कभी दुख पहुँचाने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। इतना सुनते ही सेठ जी ने स्वर्णा के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटी, शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए होंगे तब मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। हमेशा खुश रहो बेटी। स्वर्णा ने कहा, पिताजी, मुझे पिछले जन्म का तो पता नहीं, पर शायद बचपन से ही मैंने भगवान की पूजा की है और उनसे कभी कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने मुझे मेरी पूजा का फल दिया है। इस परिवार के रूप में आप लोगों ने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे धर्मात्मा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सेठ जी स्वर्णा की बातें सुनकर मुस्कुरा दी और कहा कि अब जाओ अपना काम करो और मेरे लिए चाय भेज देना। जी अभी भिजवाती हूँ। यह कहते हुए स्वर्णा कमरे से बाहर निकल गई। विवाह के 1 सप्ताह में सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब केवल घर में नौकर और घर के सभी सदस्य बचे थे। गायत्री देवी अब हर बात के लिए स्वर्णा को पुकारती थी और यदि उसे आने में थोड़ा भी समय लग जाता तो उसे बहुत सुनाती। यह सब देखकर परिवार वाले कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उन्हें गायत्री देवी की शर्त और कसम याद आ जाती थी। एक दिन सेठ जी की बहन, जो कि उसी शहर में रहती थी, उनके घर पर सत्यनारायण जी की कथा होनी थी। सेठ के घर में सभी को बुलाया गया था। बहन ने वैशाली, राघव और स्वर्णा को एक दिन पहले ही आने को बोला था तो वे लोग चले गए थे। जब दूसरे दिन सेठ जी जाने को तैयार हुए तो गायत्री देवी ने कहा, आप चलो, मुझे मंदिर जाना है, उसके बाद मैं सीधा आ जाऊंगी। सेठ जी ने शर्त के कारण गायत्री देवी से कोई प्रश्न नहीं किया और वह चले गए। सेठ जी अब कभी कभी बहुत पछताते कि उन्होंने बिना विचार किए ही कसम ले ली,
पर जब भी वह स्वर्णा को देखते तो उन्हें अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं होता। 4 घंटे बाद गायत्री देवी भी ननद के घर पहुंची। कथा समापन के बाद प्रसाद ग्रहण करके सभी अपने अपने घर की ओर चल दिए। सेठ जी भी अपने परिवार के साथ अपने घर आ गए। घर आकर देखा दरवाजे बंद थे तो सेठ जी ने नौकरों को बहुत आवाज़ दी। कोई उत्तर ना पाकर गायत्री देवी ने कहा, सभी कहीं चले गए होंगे, पर मेरे पास एक और चाबी है। चाबी स्वर्णा को देते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही स्वर्णा ने दरवाज़ा खोला पूरे घर में घुप अंधेरा था। गायत्री देवी ने उससे तेज आवाज में कहा, क्या रात यही दरवाजे पर गुजारने का इरादा है? अंदर चलो। जैसे ही स्वर्णा ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया पूरे घर में लाइट अचानक जल गई और चारों ओर रोशनी हो गई। स्वर्णा के सिर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरने लगी और धीमी धीमी आवाज में म्यूजिक का साज बजने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर स्वर्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सामने हॉल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुब्बारों से सजाया गया था। दीवार पर बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू यू स्वर्णा। हॉल में बिल्कुल सेंटर के टेबल पर कुछ रखा हुआ था। स्वर्णा के साथ सभी बड़े आश्चर्य से यह नज़ारा देख रहे थे। तब गायत्री देवी ने सभी से कहा, क्या देख रहे हो सभी? आज मेरी प्यारी बहू का जन्मदिन है, इतना खास दिन है, इसे ऐसे ही जाने देती क्या? सेठ जी ने कहा, मुझे तो तुमने बताया ही नहीं। वैशाली ने भी झूठा गुस्सा दिखाते हुए राघव से कहा, भैया आपने भी नहीं बताया। राघव ने भी कहा, मुझे भी नहीं पता था कि आज स्वर्णा का जन्मदिन है, इसने भी नहीं बताया। स्वर्णा की ओर देखकर कहा। स्वर्णा ने कहा कि मुझे भी अभी याद आया, कल से तो बुआ जी के घर पर थी तो काम में ही लगी रही और कभी मैंने अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं, तो याद भी नहीं था। पर माँ जी आपको कैसे पता? स्वर्णा ने सवाल किया। गायत्री देवी ने कहा कि तुझे याद नहीं, अभी पिछले महीने ही तेरा पैन कार्ड पोस्ट से आया था तो उसी में मैंने तेरी जन्म तिथि देखी थी, तभी से यह सरप्राइज़ देने का मन बनाया था। अब चलो जल्दी से केक काटो, घर के सभी नौकर भी आ गए थे। तो सेठ जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, कहाँ मर गए थे सब के सब? गायत्री देवी ने कहा, अरे उन्हें कुछ मत कहिए, मैंने ही बोला था घर के बाहर रहने को। फिर स्वर्णा ने केक काटा। सबसे पहले उसने पिताजी को खिलाया, फिर माँ जी को, वैशाली और फिर राघव को। सभी ने कहा, हमारे पास तो गिफ्ट ही नहीं है देने के लिए। गायत्री देवी ने कहा, तुम लोग बाद में दे देना, मेरे पास है बहू को देने के लिए गिफ्ट। सभी आश्चर्य से गायत्री देवी को देख रहे थे। आज उनका व्यवहार स्वर्णा के प्रति बदला हुआ लग रहा था। फिर गायत्री देवी ने टेबल के दराज से 3 गिफ्ट पैकेट निकाले और स्वर्णा की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो तुम्हारा गिफ्ट। तो स्वर्णा ने कहा, माँ जी इन सब की क्या ज़रूरत है, आपकी खुशी और आशीर्वाद ही मेरा गिफ्ट है। तो गायत्री देवी ने कहा, वो सब ठीक है, पहले इन्हें खोलो। स्वर्णा ने सबसे पहले बड़ा पैकेट खोला तो उसमें हल्के रंग की बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी थी। फिर उसने दूसरा गिफ्ट खोला तो उसमें हीरे का एक बहुत ही शानदार हार था। फिर उसने सबसे छोटा पैकेट खोला तो उसमें बहुत ही सुंदर चंदन की लकड़ी से बना छोटा डिब्बा था। स्वर्णा ने माँ जी की ओर देखा तो डिब्बे को खोलने का इशारा किया। जैसे ही स्वर्णा ने डिब्बा खोला उसमें घर की चाबियाँ थी। चाबियों को देखकर स्वर्णा कुछ समझ पाती इससे पहले गायत्री देवी ने कहा, आज से यह तुम्हारी हुई और मुझे घर की जिम्मेदारियों से आज़ाद करो, अब से तुम घर संभालो। स्वर्णा फिर कुछ कहना चाहती थी पर उससे पहले गायत्री देवी ने कहा कि मैं सब बताती हूँ। उन्होंने उनकी शर्त और कसम के बारे में बता दिया। कहा कि मैं मेरी बहू को पूरा परफेक्ट बनाना चाहती थी, मेरी तरह, जो कि मुझे नहीं लगता था कि प्यार से इतने जल्दी संभव हो पाता, क्योंकि यदि तुम्हें मैं प्यार करती तो तुम मुझ पे अपनी माँ देखती, और यदि यह होता जो मैं चाहती थी वह हो पाना संभव था। इसलिए मुझे कुछ समय के लिए थोड़ा कठोर बनना पड़ा। पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें डांटूं। जब जब तुम्हें डांटती थी मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, और शादी के 2 दिन बाद ही सेठ जी से मैंने कहा था कि वे तुमसे वादा ले, और तुमने वह वचन दिया। तभी मुझे यकीन हो गया था कि तुम बहुत ही जल्दी पूरा काम संभाल लोगी, पर इतने जल्दी यह तो मुझे भी नहीं लगता था। आज मुझे पूरा यकीन है कि मेरे परिवार के मान सम्मान की रक्षा तुम अच्छे से करोगी। आज जन्मदिन तुम्हारा है, पर सबने बड़ा तोहफा मुझे मिला है। यह सब सुनकर स्वर्णा की आंखों में आंसू आ गए। पिछले 11 महीनों से जिस दिन का वह इंतजार पल पल कर रही थी, आज उसे उसके जन्मदिन के दिन मिल गया। आज उसे माँ जी का साथ मिल गया था।
उसकी आंखों में आंसू देखकर गायत्री देवी ने कहा, बेटी रोती क्यों है? आज तो खुशी का दिन है, रोते नहीं। स्वर्णा ने कहा, माँ यह तो खुशी के आंसू है। और गायत्री देवी के गले लग गई। आज उसे उसकी मेहनत का फल मिल चुका था। आज उसे माँ का प्यार मिल गया था। यह देखकर सभी लोगों की आंखें नम हो गई। फिर गायत्री देवी ने अपने हाथों से स्वर्णा के आंसू साफ करते हुए कहा कि अब रोना बंद करो। और हाँ, अब यदि किसी ने मेरी इस प्यारी बेटी को रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सब सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई और एक बार फिर गायत्री देवी ने स्वर्णा को अपने गले से लगा लिया था। स्वर्णा ने अपने जीवन में बिन माँ के काटे कितने साल जो कि उसके लिए जेठ की तपती दोपहरी के समान थे, पर गायत्री देवी का स्नेहमय वात्सल्य उसके लिए सावन के मौसम की पहली ठंडी फुहार के समान था। वह अब माँ के ममताओं की शीतल छाया में आ चुकी थी। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।